नमस्कार। आज हम 9वीं क्लास का अध्याय संविधान निर्माण का अध्ययन करेंगे। संविधान देश के कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान में समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है जब उनकी जरूरत हो। इस अध्याय में हम दक्षिण अफ्रीका का संविधान के बारे में पढ़ेंगे और भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। नेल्सन मंडेला। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। इन बातों को लेकर उन्हें और उनके 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की भयानक जेल रोबेन द्वीप में कैद में रखा गया था। यह जो साइन बोर्ड देख रहे हो इसमें लिखा है खतरा। देसी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। यह सब 1953 के दौर में सामान्य बात थी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के लिए। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सभी को छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति
अश्वेतों के लिए खासतौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल आदि सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। गिरजाघर एक धार्मिक स्थल है। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। ये जो नोटिस बोर्ड है आप इसको देख रहे हो, इसमें लिखा है कि कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। आप जान गए होंगे कि अश्वेत लोगों के साथ हर क्षेत्र में भेदभाव किया जाता था। एक नए संविधान की ओर रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मानसिकता पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म
किए थे उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लें स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नवे संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी हैं। अगले 2 वर्षों में उन्होंने अपना संविधान बना लिया। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी हो गई। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना है जिसमें मूल बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर नेल्सन मंडेला संविधान के बारे में कहता है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों ही की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत अश्वेत, स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है
जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जैसे लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की ज़रूरतों को या आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। भारतीय संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने को जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिकता झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक समस्या और थी, अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं ने को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरना अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, जो पहला प्रयास था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा।
इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी सभी को वोट डालने का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस-का-तस अपना लिया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल ही नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया था कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है,
पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से भी ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी जात समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पैसों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता। और अंत में जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों के भीतर गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों में से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। इसलिए गांधी जी के विचारों को भी कुछ जगह मिली। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं।
संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इनमें वह दर्शन शामिल है, यानी दर्शन सोच होती है एक, जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान उद्देशिका या प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान इस प्रस्तावना पर आधारित है। इन शब्दों के अर्थ हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को, इसका अर्थ है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने इन्हें दिया है। प्रभुत्व संपन्न। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। पंथनिरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है, यानी राजकीय नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता। नागरिक कैसे
सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्ति करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, उन्हें स्वतंत्रता है। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करती है। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। संविधान निर्माताओं ने संविधान को पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य भीमराव रामजी अंबेडकर, ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ये एक सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी रहे हैं और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में के प्रधानमंत्री बने, वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये एक वकील थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अबुल कलाम आज़ाद, जन्म सऊदी अरब, शिक्षाविद थे, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल, इनका जन्म गुजरात में हुआ। सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। बाद में ये उप प्रधानमंत्री बने। रंगभेद, दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1979 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। धारा, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। संविधान, देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन होता है। संविधान सभा, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन या सोच, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध।
उम्मीद है आप इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनोगे और देखोगे तो काफ़ी जानकारी आपको हो जाएगी और आपका अध्याय कवर हो जाएगा। धन्यवाद।